हाँ ठीक। सर टॉपिक का नाम रिपीट कीजिएगा। हाँ, टॉपिक का नाम मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी और इंग्लिश में बाइलिंगुअल चलेंगे हम लोग। यस यस सर। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसे बना था, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने का जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था ना, वो बेसिकली कैबिनेट मिशन के बाद स्टार्ट हुआ था। कैबिनेट मिशन देखो इंडिया का जो 1940 से 1947 का जो पीरियड था, वो पीरियड बहुत ही अप्स एंड डाउन्स वाला था। उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 भी चल रहा था, इंडियन ट्रूप्स वहां भी जा रहे थे, जापानी फोर्सेस आपके अंडमान तक पहुंच गई थी। सुभाष चंद्र बोस जापान की हेल्प से आपके मणिपुर तक आ गए थे, नागालैंड तक आ गए थे। उधर आपका जापान ने पर्ल हार्बर पे बम फेंक दिया, यूएस वर्ल्ड वॉर में आ गया, ये सब चल रहा था। इसी बीच इंडिया की तरफ से भी आजादी के लिए बहुत सारे चल रहे थे, जैसे अगस्त ऑफर आया, क्रिप्स मिशन आया, वेवेल प्लान आया, और सबसे लास्ट में आया था कैबिनेट मिशन। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो हमारा हुआ था, एक टर्म आया था वहां पे। उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लेते हैं सबसे पहले, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम होगा इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। वो असेंबली, इसको बोलते हैं संवैधानिक सभा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात हुई कि संवैधानिक सभा होगी। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भारत के लिए एक संविधान बनाएगी। वो संविधान कैसा होगा, क्या वैल्यूज होंगी, सब कुछ डिजाइन करेगी, और उसके बाद जो है ब्रिटिश जो है इंडिया को पावर ट्रांसफर कर देंगे। समझ में आ रहा है? यस सर, क्लियरली। यस सर। ठीक है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है बेसिकली, वो किसने बनाई? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। तो हम जब पढ़ेंगे इसमें, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो बात हो रही थी, ऐसा नहीं 1947 में ही एकदम से निकल कर आई, ये 1934 से ही स्टार्ट हो गई थी। इंडियंस की डिमांड थी शुरू से ही, ब्रिटिशर्स के साथ से, कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम कर दो। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कंपोजिशन क्या होगी, उस पर डिबेट चल रहा था। और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन करेगी, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंडिया रन होगा। ब्रिटिशर्स क्यों इंडिया के मैटर में इंटरफेयर कर रहे हैं? हम अपना संविधान बनाएंगे, जैसे यूरोपियन कंट्रीज का मॉडल था। उस संविधान को लेकर हम लोग चलेंगे, और उसके हिसाब से चलेंगे, जो कि आज तक चला आ रहा है। तो ये डिबेट हमारी चल रही थी। तो सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया आया था, जो आपके लिए क्वेश्चंस आते हैं, वो आप नोट कर सकते हो। सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया दिया था, वो एम एन रॉय ने दिया था। इन्होंने एक पेपर लिखा था, एडवोकेट ऑफ डेमोक्रेटिक रेडिकल्स। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बट सबसे पहले जो टर्म आया था, एम एन रॉय ने आया था। इंग्लिश आदमी थे, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वाले थे, सोशलिस्ट थे, और इन्होंने ही सबसे पहले बोला था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए। ये 1934 का आइडिया है, जो जाके रियलाइज हुआ आगे जाके। सर आपने कहा ये अंग्रेज थे, ये अंग्रेज आदमी थे? नहीं, इंडियन थे, एम एन रॉय। ठीक है। तो इसके बाद सबसे पहले फिर हमारा आया, हमारी इंडिया की तरफ से जो बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, जो कि आजादी की लड़ाई में पार्टिसिपेट कर रही थी, उनमें सबसे प्रोमिनेंट थी वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, लेड बाय महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। ये सबसे बड़े प्रोमिनेंट लीडर्स थे। ये सबसे बड़ी और लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जो उससे करती थी, नेगोशिएट करती थी अंग्रेजों के साथ। और भी थे, जैसे किसानों की भी थी, ट्रेड यूनियंस की भी अलग थी, मुस्लिम लीग भी थी, तो बहुत सारी, इसलिए सबसे प्रोमिनेंट यही थी। तो इन्होंने क्या किया, आपके सबसे पहले जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो डिमांड करती थी, वो उसका इम्पैक्ट ज्यादा रहता था, सबसे ज्यादा। तो 1934 में जब एम एन रॉय ने ये आइडिया दिया, तो लोगों को समझ में आया कि हाँ भाई, बात तो ठीक कह रहा है बंदा, कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो, उसकी कंपोजिशन रख लो, उसमें ब्रिटिशर्स को भी ले लो, इंडियंस को भी ले लो, जैसे भी हो, जो भी मॉडल डिजाइन करो, उसके अकॉर्डिंग फिर आप एक रिटन बुक होनी चाहिए आपके पास। ऐसा नहीं आप विम्स एंड फ्रांसिस के हिसाब से डिसीजन ले रहे हो, वो रिटन डॉक्यूमेंट होगा, उसके अकॉर्डिंग जो भी है कंट्री रूल होगा। तो ये डिमांड जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में रखी, ये फर्स्ट डिमांड थी बड़े स्केल पर। उसके बाद फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने भी इसके बारे में बात की। उन्होंने बोला कि होनी चाहिए 1938 के सेशन में, और इसका जो
बेसिस होगा, इलेक्शन के बेसिस पे होनी चाहिए, और इलेक्शन जो होना चाहिए वो एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे होना चाहिए। एडल्ट फ्रेंचाइजी होता है जो एडल्ट लोग होते हैं पॉपुलेशन में, वो लोग मिलकर डिसाइड करेंगे। वो लोग जैसे आज की डेट में हम 18 प्लस को मानते हैं, वो एज कुछ भी हो सकती है, 20 को भी मान सकते हैं, 22 को भी, 25 को भी, 16 को भी। वाला एडल्ट फ्रेंचाइजी होनी चाहिए, उसके बेसिस पर हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम करेंगे और उसके बेसिस पर जो कंट्री के डिसीजन लेंगे। जवाहरलाल नेहरू की डिमांड थी 1938 में। फिर अंग्रेजों ने जो है अगस्त ऑफर सबसे पहले जो नेगोशिएशन वाला पेपर इंडिया के लिए किया था 1940 में, जब अंग्रेज पिछड़ रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, बैकफुट पर आ गए थे जर्मनी की वजह से, तो इन्हें जरूरत थी इंडिया के सपोर्ट की, तो उन्होंने बहुत सारे ऑफर्स दिए इंडिया को। उनमें से मोस्टली बेवकूफ बनाने के लिए थे वो, ये सारे के सारे इंडिया को यूज करने के लिए। जैसे उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूज किया था इंडिया को, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी बोला था कि हमारा सपोर्ट करो, हम आपके साथ नेगोशिएट किया था इंडिया के साथ, और हुआ क्या, उसके बाद में टैक्सेस बढ़ा दिए, ये सब हुआ, और उसके बाद 1919 में आपका जलियांवाला और रोलैक्ट एक्ट और ये सब कर दिया। तो वही सब उनका प्लान था कि भाई किसी तरह से इंडियन से सपोर्ट ले लो अभी लड़ाई में। वर्ल्ड वॉर में जो है इंडिया का सपोर्ट चाहिए, ब्रिटिश वो पिछड़ रहे थे और उनके ऊपर प्रेशर था। जो ब्रिटिशर्स जो थे इनको बोलते थे एलाइज, दो पावर थी उसमें, एक्सेस पावर्स थी और एलाइज थी। इनको हिंदी में बोलते हैं मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। एक्सेस पावर्स जो थी वो लेड बाई जर्मनी, इटली ये सब थी, और एलाइज जो थे, जो मित्र राष्ट्र थे, वो सारी की सारी आपकी अमेरिका और आपका ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब कंट्रीज थे, और रूस, तो रशिया बाद में इन्वॉल्व हुआ था। रशिया शुरुआत में वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के साथ था, लेकिन जर्मनी ने, हिटलर ने उसके साथ धोखा दिया था, तो जब फिर वो एलाइज पावर के साथ हो गया था। शुरू में न्यूट्रल था वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब वर्ल्ड वॉर की। मैं सिर्फ तुम्हें ओवरव्यू दे रहा हूँ, जैसे तुम्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली समझ में आ जाए। तो यहाँ तक किसी को हेलो सर, आज का टॉपिक क्या है सर? मैं थोड़ा लेट से ज्वाइन हुआ हूँ। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। ओके, ठीक है। कितना पार हो चुका है सर? 5 मिनट का हुआ, रिकॉर्डिंग हो रही है, आप सुन लेना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, किसी को डाउट है यहाँ तक कोई? नो सर। हाँ, नो, ओके, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स के ऊपर प्रेशर था, फ्रांस ने, रशिया ने, इन सब ने इनसे बोला कि भाई इंडिया की कॉलोनी है, आप इंडिया का सपोर्ट क्यों नहीं लेते हो? अगर इंडिया सपोर्ट करेगा, इंडिया लार्ज एरिया है, रिसोर्सेज है, इंडियन आर्मी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी लड़ी थी, अच्छा परफॉर्म किया था, अब सपोर्ट लो ना। तो ब्रिटिश ने कहा चलो वही करते हैं कुछ, तो उन्होंने अगस्त ऑफर दिया इंडिया को। उसमें बहुत सारे प्रोविजंस थे, कभी पढ़ेंगे बाद में, हिस्ट्री में संजय सर पढ़ाएंगे आपको, उन्होंने इंडिया को क्या क्या ऑफर दिए थे। पर उन्होंने उसमें पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को मान लिया। उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी वर्ल्ड वॉर के बाद। इस डिमांड को उन्होंने एक्सेप्ट किया गया था। तो देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया जो आया था वो धीमे धीमे अब बड़ा हो रहा था। जो कोई भी एक आइडिया होता है ना, शुरुआत में इन्फेंट होता है, बहुत छोटा होता है, धीमे धीमे ग्रेजुअली वो बड़ा होता जाता है, तो लोगों को समझ में आता है उसकी वैल्यूज। तो फिर धीमे धीमे अब जो है वो डेवलप होता है और फिर वो चलता है आगे जाके। तो अब ये धीमे धीमे एक्सेप्टेंस हो रहा था। उसके बाद क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन में भी अंग्रेजों ने फिर से उसको रिट्रेट किया कि हाँ हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मानते हैं, ठीक है। फिर इसके बीच में क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने भी टांग अड़ाना शुरू कर दिया। वो करे कि हमें पाकिस्तान की डिमांड चाहिए, 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बनाओ, ये सब आइडिया। वो ब्रिटिश क्या इंडिया को बेवकूफ बना रहे थे, वो मुस्लिम लीग को प्लेस कर रहे थे अगेंस्ट में रेस्ट ऑफ द कंट्रीज के, रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस के। असेंबली बनाओ मुस्लिम्स के लिए अलग। तो इस सब की वजह से क्या हो रहा था कि वो माहौल बेबल प्लान हुआ, शिमला एग्रीमेंट कहते हैं, वहां पे माहौल खराब हो गया बहुत ज्यादा। फिर ब्रिटिश को समझ में आया कि नहीं ऐसा चलेगा नहीं, वहां पे गवर्नमेंट चेंज हुई। तो वहां पर फिर क्लेमेंट एटली बने प्राइम मिनिस्टर, लिबरल पार्टी के थे, ठीक आदमी थे। तो हालात बदले, तो उन्होंने फिर कैबिनेट मिशन कोई चीज नहीं है, अब सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही बनेगी जॉइंट इंडिया के लिए।
ठीक है, बहुत सारी चीजें थी, आगे चलते हैं। खैर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे आ जाते हैं। ये करते करते नवंबर 1946 आ गया। फाइनली नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी बन गई, संवैधानिक सभा का हमारा निर्माण हो गया। किस एक्ट के अंडर में हुआ था, किस प्लान के अंडर में हुआ था? अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन में सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की गई, उसमें नवंबर 1946 में बना दिया गया एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कि आप अपना टाइम लो आराम से, आप देश के लिए एक संविधान बनाओ। और जब संविधान बन जाएगा तो ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया में पावर ट्रांसफर कर देंगे और इंडिया उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना शुरू कर देगा। तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन हम हिस्ट्री देख ली हमने कि कैसे ये आइडिया डेवलप हुआ और किन हालात में ये बनना शुरू हुआ, क्यों ब्रिटिशर्स ने ऐसा इस चीज को सपोर्ट किया। वो भी इंडिया से पीछे छुड़ा के भागना चाहते थे किसी तरह से। 1946 आते आते उनकी समझ में आ गया था कि अब यहाँ रूल करना पॉसिबल है नहीं। और जब भी कोई देश किसी देश में आपने 200 साल से रूल कर रहे हो तो आपकी रेपुटेशन इस बात पे मैटर करती है कि आपके छोड़ने के बाद वो कंट्री कैसा फ्लो करता है, कैसे कितना फ्लोरिश करता है। अगर आप किसी देश को डेवास्टेटेड कंडीशन में छोड़ के चले जाओगे तो डिपेंड करता है कि आपने उसको एक्सप्लॉइट किया और आपने उसके लिए कुछ नहीं किया, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, जैसे कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में किया। अभी की बात करें तो वहां पे अफगानिस्तान में तालिबान के लिए हथियार छोड़ के चले गए, उन्होंने माहौल खराब कर दिया। तो आज लोग अमेरिका पे उंगली उठा रहे हैं ना कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है। आपने 20 साल से एक देश में आप बैठे हुए हो और आप आए थे कि वहां पर हम लोग डेमोक्रेटिक वैल्यूज को एस्टेब्लिश करेंगे, तो आपने कौन सी डेमोक्रेसी छोड़ी है वहां पे? अब जो तालिबान वहां 20 साल पहले था, आज भी वही तालिबान 20 साल बाद भी वही उसी पावर में आ गया। तो फायदा क्या हुआ? आपके होने का इम्पैक्ट क्या हुआ? तो यही चीज होती है। तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि एक हेल्दी स्ट्रॉन्ग इंडिया को छोड़ के जाना जो कि फ्रेंडली हो ब्रिटिशर्स के साथ। सर जो एक मैंने बात सुनी है ब्रिटिशर्स का, सर मैंने देखा है वो जिस भी कंट्री को छोड़ के गया है वो तो छोड़ के ही ऐसे गया कि वो देश पनप ना पाए अच्छी तरीके से। देखो पहली बात तो 2 तरीके होते हैं। ब्रिटिशर्स जो थे ना बेसिकली वो बोलते थे कि हम एजुकेटेड है और आप लोग अनएजुकेटेड हो, अनकल्चर्ड हो, अनसिविलाइज्ड हो, और हम लोग एजुकेटेड है, हम साइंटिफिक तरीके से सोचते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज में यकीन करते हैं और हम आपको एजुकेट कर रहे हैं। बट एक्चुअली में ऐसा कुछ था नहीं। उनके यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ चुका था। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन उनको चाहिए था उनके रॉ मटेरियल मशीन्स के लिए, और उनके जो फिनिश गुड्स बन रही थी उसके लिए मार्केट, उसके लिए उनको कॉलोनीज चाहिए थी। और पूरे यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फैल चुका था 19th सेंचुरी का एंड आते आते। तो सभी को वही चाहिए था, सब अपनी अपनी कॉलोनीज बनाने में लगे हुए थे। और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ाई क्या थी? कॉलोनीज की लड़ाई थी। तो वो तो अपने अपने रिसोर्सेज के लिए कर रहे थे। उन्होंने एक्सप्लॉइट किया इंडिया को, उन्होंने सभी कंट्रीज को एक्सप्लॉइट किया, ऑस्ट्रेलिया को भी किया, अमेरिका को उन्होंने बर्बाद कर दिया। अमेरिका तो जो आज का अमेरिका है वो रियल अमेरिका उससे डिफरेंट था, उसको तो खत्म ही कर दिया उन्होंने। तो वही किया। बट वो एक्चुअल में जाते हैं तो ऑन पेपर आप वर्ल्ड कम्युनिटी को क्या दिखाते हो? तो वर्ल्ड कम्युनिटी को ये मैसेज देने के लिए कि उन्होंने हेल्दी स्ट्रॉन्ग इंडिया छोड़ा है, उसके लिए उनके ऊपर एक प्रेशर था। तो आप एक देश को 200 साल से रूल कर रहे हो, जो देश अलग अलग स्टेट्स में बटा हुआ था, 565 रियासतें थी भारत में, आप उसे छोड़ के जाओगे तो क्या 565 टुकड़े करके जाओगे क्या? उसके कैसे छोड़ोगे आप उसको? किस बेसिस पे चलेगा? क्योंकि जब आप इस देश में आए थे 200 साल पहले तब गवर्नेंस का पैटर्न कुछ और हुआ करता था। उस टाइम पे किंग रूल करते थे, लेकिन 200 साल में तो बहुत कुछ बदल गया। मशीन ट्रांसपोर्ट के मीडियम बदल गए। पहले पानी से ट्रेवल करते थे, 1947 आते थे हवा से ट्रेवल करने लगे। तो अब उस परिस्थितियों में कैसे करोगे? अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उसको नया सेटअप देना। तो उसको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे छुड़ाने के लिए उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लो भाई आप लोग। आप सर ये जो इंडिया को यूनाइट करने का आइडिया था ये तो मेरे ख्याल से सरदार पटेल का नहीं था सर, ये क्या ब्रिटिशर्स का था? नहीं, अभी जब हम उस पर आएंगे ना, जो टॉपिक आएगा यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिटेल्स में जाएंगे उसमें। सरदार पटेल का क्या रोल था, लॉर्ड माउंटबेटन का क्या रोल था, जवाहरलाल नेहरू का क्या रोल था, जिन्ना का क्या रोल था, वो सब चीजें बात की बात है।
अभी मैं बता रहा हूँ कि कोई देश कैसे, मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ अभी कि जब एक देश रूल करके किसी देश को छोड़ के जाता है तो वो क्या एक्सपेक्टेशन रखता है उसके साथ। वो एक ऐसा देश छोड़ना चाहता है कि जब उसको देखे तो वो दुनिया को ये बता सकेगा देखो हमने यहाँ पे रूल किया, इन लोगों को हमने सिविलाइज किया, एजुकेटेड किया, आज ये देश दुनिया के साथ खड़ा हुआ है और वो देश के साथ आपके हेल्दी रिलेशन भी मेंटेन रहे। यही उनकी एक्सपेक्टेशन थी। तो वो कैसे छोड़ के जाएंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ, बोला संविधान बना लो अपना, और उन्होंने साफ बोल दिया, ये चीज बोली थी। बाद में जो फाइनल डिसीजन हुआ था कि जो लोग 2 स्टेट बनेंगे, जो फाइनल अल्टीमेट डिसीजन आया था लास्ट में आगे जो माउंटबेटन प्लान में था कि 2 स्टेट्स बनेंगे, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। जिसको जहाँ जाना है वहां जाए, अपने अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लो, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, और जिसको नहीं मिलना वो अपना सेपरेट भी रह सकता है। ये फाइनल डिसीजन था, लेकिन डिसीजन बाद में आया था क्योंकि ब्रिटिश परेशान हो चुके थे, तब उन्होंने माउंटबेटन को भेजा था। तो ये सब तो बाद की बात है। पहले जब 1946 में बना था तो उनका प्लान ये था कि सिंगल इंडिया को छोड़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था। और ये ब्रिटिशर्स ने ऑस्ट्रेलिया को आजाद छोड़ा और जब यूएस को छोड़ा तो वहां पे भी दोनों जगह, मतलब इन दो का तो कई देशों को छोड़ा, तो सारी जगह उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनवा के छोड़ा था। देखो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ इन्होंने क्या किया, हालांकि टॉपिक का पार्ट नहीं है, तो मैं पूछा थोड़ा सा डिटेल हल्का सा बता देता हूँ कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में ये जो परिस्थितियां थी और जो भारत की परिस्थितियां थी उनमें बहुत फर्क था। अमेरिका बेसिकली जो था दैट वाज रूल्ड बाय ट्राइबल्स, जो आदिवासी लोग थे वो रूल करते थे प्रिमिटिव तरीके से, उनको रेड इंडियंस बोलते थे। इन्होंने क्या किया, उनको मार दिया, भगा दिया, और वहां पे ब्रिटिशर्स रहने लग गए। जो ब्रिटिशर्स जो वहां पे ब्रिटेन में है, जो उनके सिस्टम को चैलेंज करते थे ना, उनको उन्होंने अमेरिका में एग्जाइल कर देते थे, उनको अमेरिका में एग्जाइल कर देते थे। जैसे उनके बहुत सारे, देखो वो बोलते थे कि हम लोग लिबरल वैल्यूज पे यकीन करते हैं, लेकिन सबसे बड़े एरोगेंट वही थे। ब्रिटेन में हालत ये थी कि अगर आप हेट लगा के नहीं चलोगे ना तो उसे बुरा माना जाता था। अगर आपने कुछ पुरानी फिल्में देखी हो जिसमें अंग्रेजों के यहाँ दिखाया हो तो हर एक के सर पे टोपी होती है। जैसे हमारे यहाँ लोग पगड़ी पहन के चलते थे, लेकिन ऐसा कंपल्शन नहीं था कि नहीं पहनोगे तो तुम मतलब वैल्यूज को फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन उनके वो बहुत रिजिड थे। ऐसी बहुत सारी चीज थी जो उनके सिस्टम को चैलेंज करती थी, जो लोग भी करते थे उनको वो एग्जाइल करके अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया भेज देते थे। तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया मॉडर्न जो है वो बेसिकली जो 200-300 साल पहले जो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया थे वो है ही नहीं, वो तो ब्रिटिशर्स ही हैं। लेकिन जो इंडिया का सिस्टम था ना, इंडिया अलग था। इंडिया कोई और ऑस्ट्रेलिया की परिस्थिति अमेरिका जैसी थी, वो भी ट्राइबल्स लोग ही थे। लेकिन इंडिया की जो परिस्थितियां थी, इंडिया एक फुल्ली फ्लोरिश डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी। इनफैक्ट जब अंग्रेज इंडिया आए थे तो जो औरंगजेब का रेवेन्यू था ना, वो ब्रिटिशर्स की टोटल जितनी कॉलोनीज का रेवेन्यू था उससे 10 गुना था। अब अंदाजा लगा लो। तो इंडिया कल्चरली, साइंटिफिकली काफी एडवांस कंट्री था जब वो आए थे। तो इंडिया में वो अंग्रेजों को बसा नहीं पाए, इंडिया को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया और जब गए तो चले गए। जबकि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया उन्होंने कहते हैं ना नो मैंस लैंड हो गई उनके लिए, तो सिंपली बेचारे ट्राइबल्स से उनको मार दिया, भगा दिया, कन्वर्ट कर लिया, उनको डिस्प्लेस कर दिया साउथ अमेरिका की तरफ। तो उनको तो उन्होंने हटा दिया और उन्होंने फ्रेश अपना एक नया कंट्री बना लिया अपना खुद का। तो ये फर्क था, ठीक है? समझ में आया रमित? यस सर। ओके। तो अब इंडिया का जब बन गया कॉन्स्टिट्यूशन के, हम जा रहे हैं छोड़ के, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो हमारी थी उसकी कंपोजिशन क्या थी? अब देखो इंडिया की क्या हालत थी। इंडिया 2 तरह के इंडिया में बटा हुआ था, एक था ब्रिटिश इंडिया और एक था प्रिंसली स्टेट। ब्रिटिश इंडिया कौन था? जिन जिन जगह पे ब्रिटिश पहुंच गए थे। देखो अंग्रेजों ने, तुमने देखा होगा डलहौजी की और इन सब की एक पॉलिसी थी, पॉलिसी ऑफ लैप्स। इन्होंने कई रियासतों को हड़प लिया, सतारा, झांसी की लक्ष्मीबाई की कहानी तो पढ़ी होगी, उसको हड़प लिया। उनके कोई बेटा नहीं था तो उन्होंने बोला ब्रिटिश में मिल जाएगा। कानपुर, लखनऊ को क्या बोलते हैं, वो नवाब को भगा दिया था वहां से। तो ऐसे करके उन्होंने कई रियासतों को हड़प लिया। उसकी वजह 1857 का क्रांति हुई। 1857 की जब क्रांति हुई तो अंग्रेजों के पास समझ में आ गई कि अगर हम फोर्स का यूज करेंगे तो इंडिया में रह नहीं पाएंगे। उन्होंने अपनी पॉलिसी को चेंज कर दिया। वो वाटरशेड मूवमेंट था 1857 की, उसका रिफ्लेक्शन मिलेगा आपको 1858 के एक्ट में जो आया था। हम डिस्कस करेंगे इसको बाद में थोड़ा डिटेल में। तो उसमें आपको मिलेगा पॉलिसी उन्होंने चेंज कर दी थी, और उसमें जो था
उनके टाइम की थी क्वीन विक्टोरिया, उसने डिक्लेयर किया कि अब हम नो एनेक्सेशन फर्दर, कि हम कोई भी फर्दर टेरिटरी को एनेक्स नहीं करेंगे। तो अंग्रेजों ने 1857 के बाद किसी इंडियन टेरिटरी को एनेक्स नहीं किया। जितना एनेक्सेशन हुआ उससे पहले हुआ। तो जिस एरिया को उन्होंने एनेक्स कर लिया उसे बोलते थे ब्रिटिश इंडिया, जिसमें आपका कोलकाता, दिल्ली ये सब आता था। यूपी वाला जैसे यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे, आसाम वाला एरिया था उसको बोलते थे नॉर्थ नेफा बोलते थे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर कुछ बोलते थे, नेफा बोलते थे कुछ एरिया। तो कुछ रियासतें थी जो उनके कब्जे में नहीं थी, जैसे पटियाला, हैदराबाद, ये तब तक उनको रूल नहीं कर पाए थे। तो जब 1946 का टाइम आया तो दो तरह इंडिया के दो कैटेगरी बन गई। एक था ब्रिटिश इंडिया, एक थे प्रिंसली स्टेट्स। तो इन्होंने क्या किया, टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे 389, नंबर नोट कर लो, क्वेश्चन आता है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर कितने थे। 389 मेंबर थे, जिसमें ब्रिटिश इंडिया के थे 296 और प्रिंसली स्टेट्स से थे 93। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है किसी को, कोई डाउट? नो सर। लेकिन टोटल कंपोजिशन थी वो थे 389, जिसमें से 296 आते थे ब्रिटिश इंडिया से। क्लियर है डिफरेंस? ठीक है ना? हेलो, Excuse me, sir. सर इसमें सभी इंडियंस थे या कोई ब्रिटिशर भी था? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसमें ब्रिटिशर्स नहीं थे, तो 1946 में बनी थी। उन्होंने इंडियंस के लिए ही बोला था कि आप ही बनाओ, आप ही झेलो इसको, क्योंकि आपको रूल करना है, हम तो छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है चैतन्य? जो ब्रिटिश इंडिया था वो दो में बटा हुआ था। उन्होंने दो तरह की सिस्टम था। एक तो हर प्रोविंस में क्या गवर्नर बनाते थे। इंडिया का पैटर्न ये था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था एक, वो तो पूरा जस्ट लाइक का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बोल दो, और हर स्टेट में गवर्नर होता था, जैसे अब भी गवर्नर होता है। ठीक है, लेकिन कुछ स्टेट्स थे वहां पे चीफ कमिश्नर्स होते थे। ठीक है, तो उन्होंने 292 रख के छोड़ दो इसको, ये पॉइंट आपके लिए जरूरत नहीं है। 296 और 93 याद रखो। बाकी गवर्नर से 292 थे और 4 चीफ कमिश्नर्स थे। याद रखे तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। सर जो 4 चीफ कमिश्नर्स थे ये कौन से स्टेट से, मतलब कौन से प्लेसेस थे? कमिश्नर जैसे थे आपके ना, देखो चीफ कमिश्नरी आपके स्टेट्स की आपको लिस्ट दे दूंगा। ठीक है, अगर आपको क्यूरियोसिटी है तो पहले शेयर कर दूंगा। गवर्नर से स्टेट्स कौन कौन से थे, कमिश्नर स्टेट्स कौन कौन से। ठीक है, तो आपकी जो सीट्स थी ब्रिटिश इंडिया की वो 3 कैटेगरी से थी। एक थे मुस्लिम, एक थे सिख और एक थे जनरल। तो सीट का जो डिवीजन हुआ था 3 में हुआ था, मुस्लिम, सिख और जनरल। जनरल में सभी लोग आ जाते थे। तो 389 सीट, उसमें 3 तरह के थे। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो इलेक्टेड थी या नॉमिनेटेड थी? तो में आता है इलेक्टेड और नॉमिनेटेड का फर्क क्या होता है, कोई बता सकता है? सर एक मतलब चुनाव के द्वारा और एक जो मनोनीत करते हैं चयनित। हाँ सर, इलेक्टेड यानी जिसमें जैसे हमारा भी मताधिकार चलता है, हम वोट दें उसके आधार पर चुने तो फिर वो इलेक्टेड कहलाएंगे, और उस समय ऐसा नहीं हुआ था तो ये नॉमिनेटेड हो गया। ठीक है, ठीक है, गुड है। तो देखो वही था इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, यानी कि चुने हुए और मनोनीत। अब केस क्या होता था कि जो ब्रिटिश इंडिया थी वहां पे तो इलेक्शन का एलिमेंट आ गया था। इलेक्शंस होते थे वहां पे, एक असेंबली भी होती थी वहां पर, काउंसिल होती थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो वहां पे इलेक्टेड कैंडिडेट होते थे। तो वहां से उन्होंने बोला कि काउंसिल से इलेक्टेड करके आप अपने डिसाइड के हिसाब से हर काउंसिल से 1-2 जो भी मेंबर भेज दो साइज के हिसाब से, तो वो तो इलेक्टेड हो गए। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट थे, तो प्रिंसली स्टेट में तो इलेक्शन होते ही नहीं थे, वहां तो राजशाही चलती थी, राजा रूल करेगा, बाकी सब उसके सब्जेक्ट होते थे, पब्लिक को सब्जेक्ट बोलते थे वहां पे। तो वहां पे तो इलेक्शन था ही, इलेक्शन कैसे कराएंगे? तो उसको जो किंग था वो नॉमिनेट करता था कि आप अपना बंदा नॉमिनेट कर दो, वो आपको रिप्रेजेंट करेगा, तो वो नॉमिनेटेड होते थे।
तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो बेसिकली पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड थी। कुछ लोग इलेक्टेड भी थे उसमें, कुछ लोग नॉमिनेटेड भी थे। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आता है, मैं पूछता हूँ, बताएगा गांधी के पास कौन सा पोर्टफोलियो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? कोई बता सकता है? मैंने पढ़ा हो तो। क्या सर? महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, इनके पास कौन सा पोर्टफोलियो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? क्या रोल था इनका? नहीं पता, चलो दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। मोहम्मद अली जिन्ना का क्या? सॉरी सर, पंचायती राज के बारे में सर उनका कुछ विचार था। नहीं, मैं संवैधानिक सभा की बात कर रहा हूँ, पंचायती राज की बात नहीं कर रहा। संवैधानिक सभा जो बन गई थी जिसमें 389 मेंबर थे जिनका अलग अलग रोल था, उन 389 मेंबर्स में तो सबको अलग अलग पोर्टफोलियो देते, अलग अलग काम दिया गया था सबको। महात्मा गांधी को कौन सा काम दिया गया था, वो क्या संभाल रहे थे? शायद सर इनका था ही नहीं। और कुछ नहीं सर, ये नहीं थे उसमें तो सभा जब थी। अच्छा, ओके। और मोहम्मद अली जिन्ना, इनका क्या रोल था? हाँ, ये तो थे। चल रहे थे सर, ये दोनों बड़े लीडर एकदम बाहर थे। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन बनता है, पहली मीटिंग कब हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की? बनी तो नवंबर में थी, पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर 1946। सर 9 दिसंबर 1946 में 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और मुस्लिम लीग ने इसको बॉयकॉट किया, सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड को भाग नहीं दिया था। ठीक है, और उसके प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम पे? सच्चिदानंद डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या राजेंद्र प्रसाद, दो नाम आ रहे हैं। सर डॉक्टर सच्चिदानंद ये पहले प्रेसिडेंट सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा सिर्फ 2 दिन के लिए बने थे, फिर 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी रूप से बन गए थे। गुड, यही बात है। 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया आपको टेम्परेरी प्रेसिडेंट। तो जब आप किसी चीज को बनाओगे तो किसी को तो बनाते हो ना। जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है प्रोटीम स्पीकर, कोई बताता है प्रोटीम स्पीकर क्या होता है? क्या सर? सर वो जो कुछ समय के लिए मेन स्पीकर की जगह लेता है। अब्सेंस में दिखता है सर, जो लोकसभा में एक दिन के लिए स्पीकर का जगह लेते हैं वही होते हैं सर। चुनाव लेता है उस दिन के लिए सर, जिस दिन नहीं, देखो जब भी जैसे आपकी खत्म होती है ना, एक लोकसभा खत्म होती है तो आपका स्पीकर का भी टेन्योर टर्मिनेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो अब नई जब इलेक्शन हुए, नई आपकी असेंबली चुनकर आ गई, तो उस टाइम पे आप जब पहली मीटिंग में जाओगे तो कौन आएगा? कोई तो आपको बनाना पड़ेगा ना। तो किसी एक आदमी को रूलिंग पार्टी जो सीनियर आदमी होता है, अच्छे कैरेक्टर का होता है, उसको बना देती है। फिर वो सबको शपथ दिला देता है। शपथ दिलाने के बाद इलेक्शन कराते हैं, इलेक्शन करके चुन लेते हैं किसको बनाना है स्पीकर इस बार। ये पैटर्न रहता है। यही सेम पैटर्न हुआ यहाँ पर। उन्होंने कहा डॉक्टर सच्चिदानंद बहुत बुजुर्ग आदमी है, स्कॉलर आदमी है, इनको बना दो। बनाया, उन्होंने कन्वीन कराई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 2 दिन का टाइम लिया। 11 दिसंबर को इलेक्शन हुआ, किसको रखते हैं? उन्होंने इंटरनली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया। तो पहले जो टेम्परेरी थे वो सच्चिदानंद सिन्हा, बाद में राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट कौन थे ये बताओ? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सर कब की बात कर रहे हैं? तो हो ही नहीं सकते ना। देखो आपको HC मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मतलब नहीं श्यामा प्रसाद नहीं थे, दूसरे थे। HC, SP नहीं बोल रहा, HC, H फॉर हॉलैंड, C फॉर चाइना। HC मुखर्जी थे और कृष्णमाचारी भी बने थे कुछ टाइम के लिए। ये 2 लोग रहे थे अलग अलग टाइम पे। ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। अच्छा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर कौन थे? यस सर। ओ देखो, आप इसको कैसे याद रख सकते हो? जिन लोगों को पता है ठीक है, जिनको नहीं पता, देखो एडवाइजर का मतलब होता है राय देना। तो जो राय देगा वो राव ही तो राय देगा। तो BN राव आपके राय देते थे।
ठीक है, ऐसे किया था, क्या सर? ऐसे किया था आपने याद? नहीं था। नहीं ऐसे तो नहीं किया, ऐसे याद किया। था सर ये तो याद है। ज्यादा इंटरेस्ट है। और ऊपर वालों का नाम रखो, जो प्रेसिडेंट होता है ना वो प्रमुख होता है, हिंदी बोलते हैं प्रमुख होता है, तो प्रमुख याद रखो। ठीक है। तो प्र से हुआ प्रसाद, वो हुआ आपका प्रेसिडेंट, और मुख से हुआ मुखर्जी, ये हुआ आपके वाइस प्रेसिडेंट। यस सर। ठीक है, क्लियर हो गया तीनों नाम? सर ये अंतरिम सरकार की बात कर रहे हैं ना? अंतरिम सरकार की बात नहीं कर रहे अभी हम संवैधानिक बात कर रहे हैं संवैधानिक सभा की। ठीक है, अब बताओ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, तू बता सकता है? ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, रेजोल्यूशन मतलब उद्देश्य प्रस्ताव। हाँ उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव ही होगा यार शायद। वैसे मैं हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ हूँ, वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ हूँ, और पॉलिटी मैंने एक्चुअली दिक्कत ये हो गई, मैंने इंग्लिश में पढ़ी थी, तो कुछ हिंदी, तो वैसे मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ हिंदी और इंग्लिश, लेकिन कुछ वर्ड जो आते हैं ना टेक्निकल टर्म्स आ जाते हैं, उनका थोड़ा आप लोगों को हेल्प करनी पड़ेगी। ओके सर। सर उद्देश्य संकल्प उसका हिंदी होगा। हाँ यही होना चाहिए। श्योर है सर, वो तो उद्देश्य प्रस्ताव आया था। संकल्प स्टूडेंट असेंबली मतलब किसके अंडर में काम करती थी, या सोवरेन बॉडी थी? सोवरेन मतलब संप्रभुता। हाँ सोवरेंट थी, संप्रभुता, संपन्न समाजवादी लोकतंत्र। नहीं, ये तो आप प्रियम्बल की बात कर रहे हो, प्रस्तावना की बात कर रहे हो, मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पूछ रहा हूँ। वो सोवरेन बॉडी थी या फिर सर प्रोविजनल गवर्नमेंट के अंदर काम करती थी ना सर? बताओ करती थी कि नहीं करती थी? तो उस टाइम पे अंतरिम सरकार भी थी, तो उसके अंडर में काम करती थी या अलग थी, यही तो सवाल है मेरा। सर अंडर में काम नहीं सर, उसके अंडर ही थी सर। गलत, ये सोवरेन बॉडी, सोवरेंट ही है। ये तो सोवरेन। हाँ ये सर ये किसी से इन्फ्लुएंस ना हो, संप्रभुता। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों ने जब मतलब छोड़ा था तो उनको उन्होंने संप्रभुता ही तो भारत को प्रोवाइड कर दी थी ना, इसलिए तो मतलब सारी निर्णय लेने में मेंबर अंतरिम सरकार में भी थे, वही मेंबर के क्या बोलते हैं संवैधानिक सभा में भी थे। ठीक है, दोनों के प्रेसिडेंट अलग अलग थे। ठीक है, उसके थे आपके क्या बोलते हैं राजेंद्र प्रसाद, और उसके थे जीवी मावलंकर शायद। ठीक है, दोनों अंतरिम सरकार की भी है सर। ये थे राजेंद्र प्रसाद। हाँ प्रेसिडेंट। अच्छा अगर लोकसभा की बात करें तो जीवी मावलंकर थे। हाँ सर। हाँ वही कह रहा हूँ, उसके जीवी मावलंकर थे। अलग अलग दिन पे दोनों बैठती थी, जब वो बैठती थी तो उसी कुर्सी पे वो बैठते थे। सर बैठती थी। कौन सा किसका था? राजेंद्र प्रसाद किसके थे? और जो दूसरा नाम आप बोल रहे हो जीवी मावलंकर, तुम बताओ राजेंद्र प्रसाद किसके थे, तुम बताओ। मेरे ख्याल से शायद सोवरेन बॉडी के राजेंद्र प्रसाद होंगे शायद। और सोवरेन बॉडी कौन सी थी? यही जो कॉन्स्टिट्यूशन वाली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यस सर, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बोलते। ठीक है, और राजेंद्र अंतरिम प्रसाद सरकार जो थी, ठीक, अंतरिम सरकार थी, उसके मावलंकर। ठीक है रमेश, सोवरेन का मतलब क्या था? हम कह रहे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सोवरेन थी, तो क्या स्पेशल होता? सोवरेन का मतलब क्या था इसके पास? संप्रभुता मतलब कि हम एक निर्णय लेंगे, अपने अनुसार लेंगे, दूसरा मनीषा बताओ, मनीषा बताओ, बाकी लोग मिल। तो सोवरेन का मतलब है कि अब हम जो भी निर्णय लेंगे अपने, अब किसी देश का दबाव नहीं रहेगा, हम खुद अपना निर्णय करेंगे, दूसरे का हस्तक्षेप नहीं चलेगा। ठीक है, आप यूज कर लो। और कोई दूसरा बताओ। संप्रभुता जो है ब्रिटिश ने जो है प्रोवाइड करा दी थी भारत को, तो इससे ये हो गया था कि कोई भी राज्य जो कोई भी देश होता है वो अपना आंतरिक रूप से अपना कोई भी अपना निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है, और जब तक उसके पास संप्रभुता नहीं थी तब तक कि वो किसी का गुलाम ही रहता है। मतलब ठीक, म्यूट कर लो। हेलो सर। और कोई? हेलो सर, यही ये संप्रभुता का मतलब पहले तो रिलेशन था नहीं ना, होना किसी देश के रिलेशन में डिसीजन लेना था, तो इंटरनल मैटर था।
उसको क्या एक्स्ट्रा मिला? तो फिर वही जो उसकी अंतरिम सरकार थी इंडिया की, वो उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगी, ये होगा सर? या तो इंडिया का संविधान बनाने में स्वतंत्र थे वो। अंतरिम सरकार तो बात नहीं करती। ठीक है, और कुछ और थोड़ा और स्पेसिफिक? ठीक है, सारे आंसर सही है, और स्पेसिफिक कुछ? यशोदा, आप पॉलिटी से हो, एक्सपेक्टेड मोर कंक्रीट आंसर। सर मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उस टाइम वो कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ऐसा हो सकता है अगर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के संदर्भ में। और क्लोज और कोई है पॉलिटी से? यशोदा के अलावा? अच्छा बताओ, और कोई है पॉलिटी से बैकग्राउंड से? नहीं है, चलो ठीक है, ठीक है, काफी आप लोगों को। हाँ सत्यम बताओ। सर जितना मुझे पता था उस अकॉर्डिंग उनके पास ये पावर थी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो इंडिया के लिए लॉ पास किए थे प्रीवियस, उनके पास जो एग्जिस्टिंग ब्रिटिश लॉ थे उनको ये पावर भी थी। सर आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो गई सर, पूरी लाइन। ओके, सोवरेन का मतलब यहाँ पे था कि इनको पावर थी कि जो ब्रिटिश लॉ थे ना एग्जिस्टिंग, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाए थे इंडिया के लिए, वो लॉज को ऑल्टर, अमेंड और रिपील कुछ भी कर सकते थे। सर तीसरा वर्ड क्या बोला आपने? अल्टर, अमेंड और रिपील हटा सकते थे। रिपील, अच्छा हटा, रिपील हटाना, उनको परिवर्तन सर इन तीनों का मीनिंग बता दीजिए। बस सीधा कि परिवर्तन और वो हो गया अल्टर अमेंड का, और रिपील की वो चाहे उसे ना भी फॉलो करें उस लॉ को। ठीक है।